पाकिस्तान को इंटरनली तो बहुत से चैलेंजेस का सामना है और जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो हम सब के सामने हैं, लेकिन एक्सटर्नल महाज पर पाकिस्तान काफ़ी एक्टिव हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कुछ नई डेवलपमेंट्स जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की सिक्योरिटी से है, पाकिस्तान के फ्यूचर से है। ईरान वॉर ने कौन सी डायनामिक्स को चेंज करके रख दिया और इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, ईरान इस हवाले से क्या सोच रहा है। अमेरिका का जो एक बहुत बड़ा इकदाम सामने आया है, जो इन्होंने सैंक्शंस आयद की हैं, हम उस पर भी नजर डालेंगे कि पाकिस्तान ने उस हवाले से क्या बयान दिया है। पहले कुछ और आया मीडिया पर और अब थोड़ा सा एक ऑल्टर्ड नैरेटिव आ रहा है, वो हम देखेंगे कि वो क्या है, यानी पाकिस्तान की एक्चुअल पोजीशन। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ और नए दिफाई मुआहदे सामने आ रहे हैं। तो ये पूरी जो सिचुएशन तब्दील हो रही है, इसमें हालात किस तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान कहां पर अपने आप को प्लेस करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका, ईरान और सऊदी अरब को मद्देनजर रखते हुए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम इन मल्टीपल डेवलपमेंट्स के साथ फ्यूचर की डायरेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अमेरिका ने जो यूनिलैटरल सैंक्शंस लगा दिए हैं ईरान पर, और हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि उसमें अमेरिका क्या कहना चाह रहा है। अमेरिका ने कहा है कि जो एंटिटी, जो कंट्री, जो इंडिविजुअल ईरान के साथ ट्रेड करेगा उसको हम सैंक्शन कर देंगे। और इस हवाले से उन्होंने तकरीबन 60 एंटिटीज को बैन भी किया है, यानी अपने फाइनेंशियल सिस्टम से निकाल दिया है। और अमेरिका के मुताबिक ये अब तक की सबसे खतरनाक सैंक्शंस हैं, इसलिए कि अमेरिका ये कह रहा है कि अब कोई छूट नहीं मिलेगी, जो भी ईरान से ट्रेड करेगा उसको हम फारिग कर देंगे अपने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से, जो कि डॉलर बेस्ड है। यानी उस एंटिटी को फाइनेंशियली क्रिपल कर दिया जाएगा। वही जो अमेरिका ने कोशिश की रशिया को करने की, उससे पहले ईरान पर सैंक्शंस लगाई हुई थी, तो अब उसको मजीद एक्सटेंड किया है। तो पाकिस्तान का इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया है। कल जो पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर किया उसमें यह लिखा हुआ था कि पाकिस्तान ने यूएस की इन यूनिलैटरल सैंक्शंस को रिजेक्ट कर दिया है। और एक्सपर्ट्स का यही कहना था कि पाकिस्तान चाइना और कतर वाली पोजीशन ले रहा है। चाइना और कतर ने भी यही पोजीशन ली थी कि यूनिलैटरल सैंक्शंस किसी के फायदे में नहीं है और इनकी पासदारी बड़ा मुश्किल काम है। इससे पहले भी हमने देखा हुआ है कि चाइना अमेरिका की यूनिलैटरल सैंक्शंस को नहीं मानता, यानी अमेरिका अपने ऑफिसेज में यह फैसला कर दे कि वो एशिया में दो मुल्क आपस में ट्रेड नहीं कर सकते। चाइना कहता है इस बिहेवियर को हम नहीं मानते, हमारे ये रीजनल कंट्रीज हैं, हमसाए हैं, हम इनसे ट्रेड जारी रखेंगे। तो पाकिस्तान ने भी ऐसा ही कुछ बयान जारी किया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने पाकिस्तान ने कहा कि हम ऑब्लाइज नहीं हैं यूनिलैटरल सैंक्शंस को कंप्लाई करने के लिए अनलेस दे आर इम्पोज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। पाकिस्तान ने कहा कि जब तक यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क से ये सैंक्शंस नहीं गुजरती, हम इसको कंप्लाई करने के ऑब्लाइज नहीं हैं। ये पाकिस्तान का क्लियर कट एक पॉलिसी स्टेटमेंट आया और उसको पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर किया। और स्पेशली ईरानियन मीडिया की बात करें तो उन्होंने इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए कि जैसे पाकिस्तान रिजेक्ट्स यूएस सैंक्शंस और इस तरह की चीजें, जो डेफिनेटली वो उनके नैरेटिव के हक में भी जाती थी। तो उससे एक दिन बाद की बात करें तो अब पाकिस्तानी मीडिया पर यह लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान इसको बड़ा केयरफुली आगे लेकर चल रहा है। यानी जैसे कि पाकिस्तान रिजेक्ट करता है इन सैंक्शन को, पाकिस्तान ने इस तरह की कोई बात नहीं की। हाँ, ये जरूर कहा है कि पाकिस्तान इन यूनिलैटरल सैंक्शंस को कंप्लाई करने के ऑब्लाइज नहीं है। अगर यूनाइटेड नेशंस ये सैंक्शंस को अप्रूव करता है तो तब हम मानेंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि हम इंटरनेशनल लॉस की पासदारी करेंगे और तब तक हम ईरान के साथ जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं, जो बायलैटरल ट्रेड है, उसको जारी रखेंगे। ये पाकिस्तान ने क्लियर कट पैगाम दिया है। और पाकिस्तान के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड है वो बड़ी जबरदस्त जा रही है और हम इसको बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा है जो मल्टीपल विजिट्स हुए हैं ईरानियन ऑफिशियल्स के और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के एक दूसरे के मुल्कों में, उसमें ट्रेड पर भी बात की गई है। और इस वीडियो में तो हमने ये भी देखा था कि पाकिस्तान ईरान का इस्तेमाल करते हुए अब सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करना चाहता है, क्योंकि अफगानिस्तान वाला रास्ता फिलहाल बंद हुआ है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अपनी चपकलिश की वजह से। तो अब पाकिस्तान ये जो 6 ट्रेड रूट्स हैं इनका इस्तेमाल कर रहा है और बहुत सा जो फंसा हुआ सामान था उसको ईरान लेकर जा रहा है, सेंट्रल एशिया लेकर जा रहा है। ये जो 6 ट्रेड रूट्स हैं जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान की पोर्ट से एंटर होते हैं ईरान के अंदर। और इस हवाले से पाकिस्तान पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा है
ان بارڈر کراسنگز کو فعال کرنے کی یہاں پر بارڈر مارکیٹس اسٹیبلش کی ہیں، جیسا کہ مند پشین گب درمدان جو کہ گوادر کے قریب ہے، کوہاک چگڑی تافتان بارڈر، جیرک پنجگور والی سائٹ پر. یہ تقریباً 5 سے 6 بارڈر کراسنگز ہیں جن کو پاکستان ایکٹیو رکھنا چاہتا ہے، اور پاکستان نہیں چاہتا کہ امریکہ کی یہ جو سینکشنز ہیں یہ پاکستان اور ایران کی نہ صرف ایران کے ساتھ بلکہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ کو متاثر کرے. تو امریکہ کا یہ جو بیان آیا ہے سینکشن والا، یہ پاکستان کو بھی بڑا پریشان کرتا ہے. اس لیے پاکستان نے اپنی سٹیٹمنٹ میں ایک اور چیز ایڈ کی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں میڈیشن کی، ہم بات چیت کروا رہے ہیں، ہم پیس کے لیے پوری کوششیں کر رہے ہیں، لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ بات اس حد تک نہیں جائے گی، یعنی اس چیز کی نوبت نہیں آئے گی کہ ایران کو ہمیں آئسولیٹ کرنا پڑے یا ایران کو چھوڑنا پڑے، کیونکہ ایران ایک ریئلٹی ہے، وہ آپ کے ساتھ ایک بارڈر شیئر کرتا ہے، آپ کی ٹریڈ ہے، ایک کلچرل کنیکشن ہے، پیپل ٹو پیپل کنیکشن ہے، ایک مذہبی کنیکشن ہے. تو آپ اس کو کس طرح ختم کر سکتے ہو؟ اگر آپ اس میں سے اکنامک اینگل نکال دو تو بہت سی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں پھر. تو یہ اکانومی اور ٹریڈ ہے جو اور بہت سی چیزوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے، لہٰذا یہاں پاکستان کا جو کنسرن ہے وہ جینون ہے، اور پاکستان نے ایک قسم کا پیغام دیا ہے امریکہ کو. اور دوسری طرف انٹرسٹنگلی پاکستان نے امریکہ سے ایک بار پھر وہ جو یاد ہے آپ کو اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا $10 بلین مانگے تھے، 10 بلین کی بائی لیٹرل ایکسچینج سٹیبلائزیشن فیسلٹی جو ہم نے امریکہ سے مانگی ہے، اس کی ساری تفصیلات آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. وہ امریکہ ان ملکوں کو دیتا ہے اپنے ایک اسپیشل فنڈ سے جو ان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں جیو پولیٹیکلی. اور ریسنٹلی یہ کرنسی بیک سٹاپ فیسلٹی انہوں نے ابھی ارجنٹینا کو پرووائڈ کی ہے. تو اب پاکستان یہ مطالبہ کر رہا ہے، اور پاکستان کا بیان آیا کہ ہم ابھی بھی امریکہ کے رسپانس کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ $10 بلین کی فیسلٹی کے حوالے سے امریکہ ہمیں کیا جواب دیتا ہے. اس سے پاکستان یہ امید رکھتا ہے، بیسیکلی پاکستان کے کرنٹ سسٹم کی یہ کوشش ہے کہ پیسہ آئے گا ہمارے پاس ڈالرز، تو ہماری جو اکانومی ہے وہ سٹیبلائز ہو جائے گی، IMF کی جو سخت شرائط ہیں ان کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے یہ $10 بلین کے ساتھ. اس میں کرنسی سویپ فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے مینج کرنا ریلیٹیولی آسان ہے IMF کے مقابلے میں. اب پاکستان کے لیے یہاں ڈیفینیٹلی ایک اسٹریٹجک چیلنج تو کلیئر کٹ نظر آتا ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان بیلنس قائم رکھنا، جو پاکستان ابھی تک تو بڑے زبردست طریقے سے رکھے ہوئے ہیں. اور یہی وہ ریزن ہے ایران کے ساتھ تعلقات جس کی وجہ سے امریکہ بھی ہم پر ٹرسٹ کرتا ہے، اور ہمارے امریکہ سے تعلقات جس کی وجہ سے ایران بھی اپنا پوائنٹ آف ویو ہم تک شیئر کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس وقت ہم میڈیشن کے لیے بڑی ایک آئیڈیل اینٹی بن چکے ہیں، اور دونوں سائڈز پاکستان پر ٹرسٹ کرتی ہیں. اور امریکہ کو بھی کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، امریکنز بھی ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارے ان کے ساتھ دیر پا تعلقات ہیں، ہسٹوریکل کنیکشن ہے، ہم اس کو اتنی آسانی سے چھوڑ نہیں سکتے. تو یہاں پر پاکستان نے جو ایک کانفیڈنس سے کہا ہے کہ ہم اپنی ٹریڈ جاری رکھیں گے، اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ پاکستان کو ایشورٹی ہے کہ امریکہ ہمیں تنگ نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان میڈیشن ایفرٹس بھی کروا رہا ہے، جنگ کو روکنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک سروس ہے امریکہ اور ایران دونوں کے لیے، اور اس لیے بھی پاکستان کو کانفیڈنس ہے کہ امریکہ زیادہ مشکلات کھڑی نہیں کرے گا. ہاں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں جیسا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پروجیکٹ، وہاں پر ابھی بھی مسائل رہیں گے جب تک ایران پر سینکشنز رہیں گی، لیکن پاکستان کہتا ہے یہ جو چھوٹی موٹی ٹریڈ ہے یہ تو ہمیں کرنے دو نا $2-3 بلین کی. لیکن پھر بھی پاکستان امریکہ کو بھی ذہن میں رکھتا ہے، امریکہ ایک بہت بڑا پارٹنر ہے، پاکستان کا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، اور اس کے علاوہ IMF پر بھی اس کا انفلوئنس ہے. پھر پاکستان مزید جو پیسے مانگ رہا ہے امریکہ سے، اس کے لیے بھی ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے. پھر ہماری ایلیٹ کے جو کنیکشنز ہیں امریکہ کے ساتھ، ان کے بچے پڑھتے ہیں، ان کے بہت سی جائیدادیں ہیں وہاں پر امریکہ میں، یا پورا یہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے، UK ہو یا پھر USA ہو، یہاں پر ہماری ایلیٹ کے آپ کو پتہ ہے بڑے اثاثے ہیں. تو وہ بھی چیز ہے جو ان کو وہاں سے جوڑ کر رکھتی ہے، تو اس لیے اس کو زیادہ ناراض نہیں کرتے یہ. اور ایران ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے، اس کے ساتھ بھی ہم نے اچھے تعلقات لے کر چلنا ہے، اور بگاڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے جو ہم نے کبھی بگاڑی بھی نہیں ہے. تو یہ بیلنس پاکستان کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس میں پاکستان اپنا رستہ نکال رہا ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز کی اوپننگ کے حوالے سے بھی ہم بہت پر امید ہیں، اور ہماری ایفرٹس چل رہی ہیں. فیلڈ مارشل کا جو وزٹ ہوا ہے اس میں بھی پازیٹیو بات چیت ہوئی ہے. اب پاکستان کے علاوہ اور بھی ریجنل ممالک ہیں جو کافی سیریس ہیں اس پورے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. قطر کے جو فورن منسٹر ہیں وہ ایران پہنچ گئے ہیں، اور بڑا دل ہے ان کا کہ ایرانین حملوں کے باوجود وہ اس وقت انگیجمنٹ کر رہے ہیں. اور ایران نے بھی ان کو یہی کہا ہے کہ ہمارا ابھی پچھلے دنوں جو ایک پینفل ایونٹس ہوئے
ہیں, जो हमने आप पर स्ट्राइक्स दागी हैं, हमें यकीन है कि हम इसको पीछे छोड़ देंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे. और ईरान के प्रेसिडेंट का ये भी कहना था कि मुस्लिम उम्मा को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को मजबूत करना चाहिए और रीजनल सिक्योरिटी पर मिलकर काम करना चाहिए. और जो खित्ते की सिक्योरिटी है वो रीजन सेंट्रिक होनी चाहिए, यानी फॉरेन ममालिक का रास्ता हमें अब रोकना होगा. ये अब ईरान ने पूरा नैरेटिव पकड़ा हुआ है कि जी अब हमें यूएस इंटरवेंशन का रास्ता ब्लॉक करना होगा. वो सबको यही पैगाम दे रहा है कि ये बंद करें आप अमेरिकन बेसिस. ईरान क्लियर कट कह रहा है, ईरान कह रहा है कि मुआहदे करें आप, हमसे करें. पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, तुर्की है. अब यहाँ पर बात आ जाती है इन नई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की, जिनमें पाकिस्तान एक नई स्पेस तलाश कर रहा है अपने लिए और इस पूरे खित्ते की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में एक एंकर का किरदार अदा कर रहा है. और इस वक्त यही एक आइडियल पोजीशन है कि ये जो एक स्पेस बन रही है, अब आप देखें ना ये सारी चीज किस तरफ जा रही है, सारे प्लेयर्स कहां पर जोर लगा रहे हैं. अमेरिका का नुकसान हुआ उनकी बेसिस का, वो अब पीछे हट रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पॉलिसी है कि हमने इस खित्ते पर फोकस नहीं करना. उधर ये रीजनल जो पार्टनर्स हैं ये हाथ मिला रहे हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मक्का पैक्ट की शक्ल में. अभी कुवैत के साथ पाकिस्तान का नया एग्रीमेंट सामने आया है. तो इससे ये चीज बेसिकली अब रीजनल ममालिक चाहते हैं और ईरान भी अंदर खाते बहुत खुश हो रहा होगा कि ये जो रीजनल ममालिक हैं इस नए सिक्योरिटी पैराडाइम में एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं और फॉरेन इंटरवेंशन का रास्ता ब्लॉक किया जा रहा है. और ईरान के लिए ये एक आइडियल सिचुएशन है क्योंकि ईरान अब यही नैरेटिव दे रहा है कि भी फॉरेन इंटरवेंशन का रास्ता ब्लॉक करो, आपस में हाथ मिलाओ. और फिर इस ऑप्शन की भी बात होती है कि ईरान के साथ भी एग्रीमेंट किया जाए. और उसकी आगाज किससे होगा? उसका आगाज होगा नॉन एग्रेशन पैक्ट से. ये जो गल्फ ममालिक हैं ये ईरान के साथ एक मुआहदा करेंगे नॉन एग्रेशन पैक्ट का. नॉन एग्रेशन पैक्ट यानी ईरान उन पर हमला नहीं करेगा और ये अपनी सरजमीन ईरान पर हमलों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे. तो यहां से आप देखेंगे एक जबरदस्त आर्किटेक्चर जन्म लेगा. अब अरब ममालिक का मसला ये है कि ये अपना डिफेंस खुद नहीं बिल्ड कर सके. इसको हमने एक दो वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है. इनके इंटरनल ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स, वो क्या रीजंस हैं कि अपनी आर्मी क्यों नहीं खड़ी कर पाते और क्यों इनको पाकिस्तान, तुर्की वगैरह की जरूरत पड़ती है. तो एग्जैक्टली इसलिए इनको जरूरत पड़ती है अमेरिका की, पाकिस्तान की या तुर्की की. तो इस सूरत हाल में आप खुद सोचें जब अमेरिका आउट हो जाएगा तो फिर एंट्री होगी रीजनल ममालिक की और यहाँ पर पाकिस्तान अपना किरदार तेजी से अदा करने की कोशिश कर रहा है, अपने लिए एक स्पेस बना रहा है क्योंकि ये स्पेस बहुत तेजी से फिल करने की जरूरत है. अगर पाकिस्तान यहाँ पर नहीं आता तो कोई और मुल्क इस स्पेस को फिल कर सकता है. उसमें भारत भी हो सकता है, उसमें इजराइल भी हो सकता है. आप देखें यूएई ने ऑलरेडी इजराइल के साथ मुआहदे किए हुए हैं, भारत के, सऊदी अरब के साथ भी बातचीत चलती रहती है. तो यहाँ पाकिस्तान फौरन आगे आ रहा है. अब ना सिर्फ सऊदी अरब के साथ, तुर्की के साथ, कुवैत के साथ, सोमालिया के साथ. तो यहाँ पर पाकिस्तान एक वेब क्रिएट कर रहा है. और सोमालिया के साथ भी जो एग्रीमेंट किया है वो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि डायरेक्टली इजराइल के खिलाफ जाता है, इंडिया के खिलाफ जाता है क्योंकि वो उनके अपने एम्बिशंस हैं रेड सी के ऊपर, बाबुल मंडब स्ट्रेट के ऊपर. वो यमन और सोमालीलैंड को कैप्चर करना चाहते हैं. पाकिस्तान ने यहाँ पर प्रेजेंस कायम करके सऊदी अरब के एग्रीमेंट के साथ वहां पर अपनी पोजीशन को फोर्टिफाई किया है और वही नए आर्किटेक्चर में अपनी स्पेस बनाई है जो कि बहुत जरूरी इकदाम है. तो अभी कुवैत के साथ भी जो एग्रीमेंट सामने आया है उसमें भी बातचीत यही हुई है कि पाकिस्तान इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा, इनकी ट्रेनिंग करेगा, मिलिट्री कोऑपरेशन और बॉर्डर मैनेजमेंट मिलकर की जाएगी कुवैत के साथ. तो अब आप देखें कि ये जो सारे अरब ममालिक हैं, जब अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम होगा और ईरान के साथ भी अगर नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन हो जाता है तो फिर भी इनको किसी ना किसी गारंटी की तो जरूरत होगी. वो गारंटीज अब पाकिस्तान और तुर्की पूरी करने की कोशिश करेंगे. और अगर बहुत ही कोई आइडियल सिचुएशन होती है तो ईरान के साथ भी कोई डिफेंस पैक्ट हो सकता है इनका. लेकिन अभी ईरान की क्या कोशिश है कि नॉन एग्रेशन पैक्ट इनके साथ साइन हो जाए और ये ख्वाहिश हमें सऊदी अरब के हाथ से भी नजर आई है. सऊदी अरब के भी राइटर ने इस बात को लिखा है कि ईरान के साथ हमें इस तरह के मुआहदे सोचने चाहिए और इससे ये फायदा होता है, एक तो फॉरेन इंटरवेंशन का रास्ता ब्लॉक होता है और खित्ते में जो दूसरे होस्टाइल एलिमेंट्स हैं, जो अग्रेसिव प्लेयर्स हैं जैसे कि इजराइल है, भारत है, इनका रास्ता ब्लॉक होता है. तो एक जबरदस्त वेब क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की एफर्ट से. और अब आप देखें ये जो कतर और ईरान की भी मुलाकात हुई है, ये आपस में इंगेजमेंट को कायम रखे हुए हैं. ये एक बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं कतर की जानिब से भी. और ये चीज जाहिर करती है कि पाकिस्तान की एक क्रेडिबिलिटी है वेस्ट एशिया में और ये क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है. पाकिस्तान का किरदार मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में बढ़ रहा है जो कि खित्ते में बड़ा रेट देखने को मिला है. पाकिस्तान की एंट्री हुई है हिस्टोरिकली इस रीजन में, लेकिन वो बड़ी लिमिटेड होती थी. लेकिन अब पाकिस्तान प्रॉपर सिक्योरिटी एंकर के तौर पर एंटर हो रहा है जो कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है.
और डेफिनेटली ये पाकिस्तान का कद बढ़ाएगा। इसमें कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि इजराइल के साथ आप डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ जाते हो, लेकिन उसको भी मैनेज किया जा सकता है इन अरब रियासतों के जरिए, यानी उनकी डिप्लोमेसी इस्तेमाल की जाए, उनके जो इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं इस तरह। क्योंकि इससे पहले हम देखें तो अमेरिका ने इन सारे अरब ममालिक के दरमियान एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया हुआ है अमेरिका की प्रेजेंस के अंडर, उसमें इजराइल भी मौजूद है। और उसका हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि मेन रीजन क्या थी। उसकी मेन रीजन ये थी कि कलेक्टिव डिफेंस ऑफ अरब कंट्रीज एंड इजराइल, और अमेरिका ऊपर था, मतलब अमेरिका उस सब को ओवरलुक कर रहा था इन सब की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन डेफिनेटली आपको भी पता है कि अमेरिका के ज़हन में मेन सिक्योरिटी किसकी थी? इजराइल की। जब कतर पर हमला किया इजराइल ने तो अमेरिका क्या बचा सका? बिल्कुल भी नहीं। और उसी के बाद पाकिस्तान सऊदी अरब का डिफेंस एग्रीमेंट सामने आया। तो अमेरिका के जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स थे वो भी एकदम जाने नहीं वाले। आपको पता है अफगानिस्तान में भी इनखला उसको कई साल लगे थे, 5-6 साल, क्योंकि पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ होता है, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, वेपन्स, व्हीकल्स, तो उसको आराम से छोड़ना होता है। तो अभी भी अमेरिका की जो प्रेजेंस है ईरान के हमलों की वजह से बड़ी हद तक कम हुई है, और ये हमने कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया। सबसे पहले शायद हमने ये एनालाइज किया था कि अमेरिका अब थोड़ा दूर हो जाएगा, मतलब ये इनकी इमीडिएट जो ईरान के सामने बेसिस है उनको तो छोड़ देगा, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब। अब अमेरिका चला जाएगा, इजराइल में अपनी प्रेजेंस ज़्यादा कर लेगा। जॉर्डन तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि जॉर्डन इजराइल का दिफा करता है डायरेक्ट। जॉर्डन के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हैं। फिर साइप्रस में बैठ जाएंगे, अभी भी बैठे हुए हैं, और नीचे इंडियन ओशन रीजन में डियागो गार्सिया के रीजन में। और इसके अलावा इस रीजन में जो इनके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैं, जो समंदरों में हैं, नेवल एसेट्स, वो भी फिरते रहेंगे, लेकिन बड़ा एहतियात से। तो ये अमेरिका का प्लान है ग्रेजुअल विड्रॉ का। और डोनाल्ड ट्रंप की अगर सिक्योरिटी पॉलिसी देखें, उसमें मिडल ईस्ट को कोई खास अहमियत नहीं दी। उनका फोकस क्या है? वेस्टर्न हेमिस्फेयर, अपने इलाके पर फोकस करना। वेस्टर्न हेमिस्फेयर में वो ग्रीनलैंड को भी डालते हैं। ग्रीनलैंड, कनाडा, पैसिफिक ओशन, साउथ अमेरिका, ये वेनेजुएला में जो कुछ किया, तो ये है ट्रंप की पॉलिसी। और इस वक्त अमेरिका में ज्यादा यही आवाज गूंज रही है कि यार वापस आओ, क्या जंगों में पड़े हुए हो, यूरोप से निकलो। यूरोप की एग्जांपल नेटो को ज्यादा लिफ्ट नहीं मिल रही। इधर मिडल ईस्ट की एग्जांपल इजराइल से इनके इख्तिलाफ सामने आ रहे हैं, और उधर साउथ चाइना सी, चाइना से इंगेजमेंट बढ़ रही है। तो इस वक्त अमेरिका के ये जो 3 रीजन्स है ना, मिडल ईस्ट, यूरोप और साउथ चाइना सी, यहाँ पे इनका कोई खास अब फोकस नहीं है। आने वाले सालों में शायद एक बार फिर बढ़ जाए, लेकिन अमेरिका की जिस तरह सुपर पावर का डिक्लाइन हुआ है, ये होना बहुत मुश्किल नजर आता है कि अमेरिका वापस आएगा। अभी अमेरिका की रिट्रीट की पॉलिसी है, रिट्रीट कर रहा है अपने रीजन की तरफ, वेस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ। और इसमें ट्रंप, उनके सपोर्टर्स, अमेरिका की बड़ी आवाम उस आवाज को उठाने में आगे आ गया है। वो कहते हैं मुल्क पर फोकस करो, महंगाई पर फोकस करो, जॉब्स पर फोकस करो, मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करो, और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और क्लियर कट यूएस की जो इस रीजन में बेसिस हैं, उस हवाले से एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो चुकी है ईरान के हमलों की वजह से। और ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है ईरान की, कि उसने यूएस की प्रेजेंस को कम किया है। और उस कम होती हुई प्रेजेंस के साथ साथ ये जो गल्फ नेशंस हैं, अरब ममालिक, इन्होंने नई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में जाना है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये अपने दिफा खड़े नहीं कर सकते, ये महंगा इक्विपमेंट ले सकते हैं, महंगे एयर डिफेंस सिस्टम ले सकते हैं, महंगे फाइटर जेट्स ले सकते हैं, लेकिन उसको चलाना, मेंटेन करना, फौज के जरिए बॉर्डर मैनेजमेंट करना, ये इनके बस की बात नहीं है। इसलिए सऊदी अरब के साथ तो पाकिस्तान का एक मुआहदा है बड़ा पुराना। अब पाकिस्तान इन दूसरे ममालिक के साथ भी जा रहा है, कुवैत वगैरह के साथ कतर से बातचीत चल रही है, यूएई ने इजराइल के साथ कर ली हुई है दोस्ती। तो इस तरह आप देखें अब नई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बन रही हैं, और पाकिस्तान का किरदार उसमें बढ़ा है। और पाकिस्तान टाइमली इस गैप को कवर कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान को आइडिया है कि इस स्पेस को भारत भी फिल कर सकता है। आपको याद है ना 2020 में बड़ी मुलाकातें हुई थी इंडियन आर्मी चीफ की सऊदी डिफेंस ऑफिशियल्स के साथ, लेकिन बात बन नहीं सकी। उस वक्त सऊदी अरब सीरियसली सोच रहा था कि पाकिस्तान को रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि उस वक्त वो इजराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार थे और पाकिस्तान कर नहीं रहा था। फिर 2023 में ये सारी जंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से सऊदी अरब को खुद पीछे हटना पड़ा। तो अब सऊदी अरब क्लियर हो रहा है कि अभी इजराइल को तस्लीम करें ना करें, लेकिन हमने अपनी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उनको तो क्लियर करना है ना। और वो देख रहे
हैं कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, लिहाजा जो नए फ्रेमवर्क्स हैं उनको ढूंढा जाए और उनमें एंटर हुआ जाए। मक्का पैक्ट उसकी एक एग्जांपल है। और ईरान यहाँ देख रहा है कि फॉरेन इंटरवेंशन का रास्ता ब्लॉक हो रहा है और वो यही कह रहे हैं कि इस रीजन की सिक्योरिटी रीजन सेंट्रिक होनी चाहिए। यही ख्वाहिश है शी जिनपिंग की भी और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की भी कि रीजन के मसले रीजन में ही हल होने चाहिए। कोई फॉरेन पावर ना आए 7000 मील दूर से और वो डिक्टेट करे, वो यहाँ पर बैठ जाए, अपने फौजियों को खुली छूट दे दे, जो इन्होंने किया अफगानिस्तान में, जो इराक में। इससे पूरे रीजन में तबाही फैली है। पाकिस्तान में आज तक वो तबाही हम फेस कर रहे हैं, उसका रास्ता बंद होना चाहिए अब। और इसमें डेफिनेटली चाइना और रूस के लिए भी किरदार बढ़ेगा। उनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं इन अरब ममालिक के साथ वो भी बढ़ेंगी और वो 2021 के बाद से सिलसिला शुरू हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि स्ट्रेटेजिक थिंकर्स जो होते हैं वो उनका विजन वो चल रहा होता है। उनको पता होता है कि आगे आने वाले हालात क्या होंगे। अमेरिका का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया ये देख रही है कि कम हो रहा है। जिस तरह अफगानिस्तान से ये निकले, जिस तरह इराक से निकले और अब ईरान जंग में जो इनको डिफीट हुई है, ये डेफिनेटली अमेरिका के डिक्लाइन होते हुए इन्फ्लुएंस की निशानियां हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बहरहाल ये कोशिश ज़रूर होगी कि किसी हद तक इंगेजमेंट रखी जाए, इस तरह के इनके ट्रेड एग्रीमेंट्स होते रहें, इन्वेस्टमेंट ये सिक्योर करते रहें, एनर्जी डील्स, तेल की डील्स। वहाँ पर ये ज़रूर चाहेंगे कि हम इस रीजन में अपना एक इन्फ्लुएंस बरकरार रखें जो कि ज़्यादातर इकनॉमिक हो, नॉट मिलिट्री या डिफेंस। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में पाकिस्तान तेज़ी से जो अपनी स्पेस बना रहा है, क्या फ्यूचर में ये पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक मुश्किलात में कमी करेगी या पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी में इजाफा करेगी? यानी पाकिस्तान को इजराइल या भारत की तरफ से कोई चैलेंज लाहिक हो सकता है या इवन यूएई की जानिब से, या इन डिफेंस डील्स के जरिए आपके ख्याल में पाकिस्तान की ओवरऑल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी में इजाफा होगा? आप क्या समझते हैं? कॉमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।